हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। पहाड़ जैसी मुसीबतों को देखकर खुद को छोटा ना समझ लेना। पहाड़ जैसी मुसीबतों को देखकर खुद को छोटा ना समझ लेना। हिम्मत रखने वाले तो हिमालय की चोटियों पर भी चढ़ जाते हैं। यानी कि जो हिम्मत वाले लोग होते हैं वो हिमालय जैसी चोटी पर चढ़ जाते हैं। तेन सिंह नौरंगे, तेन सिंह, तेन सिंह, तेन सिंह। चलिए, तो आपने क्या समझा कि कोई अगर हिम्मत वाले लोग हैं तो बड़े से बड़े हिम्मत वाले काम कर लेते हैं, और हम लोग तो फिर छोटी सी काम है पंखा के नीचे पढ़ना है। तो इससे बढ़िया और काम क्या हो सकता है? हमको नहीं लगता है कि पढ़ाई से बेटर कोई और काम होता है भाई। कुछ नहीं, सबसे आराम सबसे शानदार काम है पढ़ाई भाई। पंखा के नीचे कुर्सी लगा के टेबल लगा के आराम से बैठ के पढ़ना है। चलिए, तो आज मेरे भाई हम लोग उपस्थित हुए हैं क्लास 10th हिंदी का, यानी जिसका नाम है गोधुली। गोधुली भाग 2 जो आप सामने देख रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? शीर्षक का नाम है, याद रखेंगे, विष के दांत। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि विष के दांत कहानी, सॉरी, विष के दांत हिंदी का कौन सी गद्य है? माने कौन सा, नहीं तो क्या बोलेंगे हम लोग? कहानी। याद रखेंगे ये क्या है? एक प्रकार की कहानी है। अब कहिएगा कहानी कैसे याद रखेंगे? तो आपके लिए एक ट्रिक हम बता देते हैं कि हम लोग किस्सा ना सुना करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े का, दो बच्चों की। ये क्या है? एक प्रकार की किस्सा है, यानी कि कहानी है। ठीक है? यानी विष की दांत क्या है? हम लोग अपनी दादी माँ के बातों से सुना करते हैं, इसलिए वो क्या हो गई हमारी किस्सा कहानी। कोई दिक्कत? और ये पहली बार हम सुन रहे हैं, यानी नया कहानी है। पहले हम कहानी नहीं सुनते थे। ये कहानी क्या है? नया है, यानी नई कहानी है, इसलिए उसे नाम रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा। ऐसे याद हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। यानी कहानी नई है, इसलिए उसके राइटर कौन हुए? नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए, बहुत सुंदर बात। तो आप समझ गए कि हमारी जो दूसरी शीर्षक है उसका नाम है विष के दांत। तो उसके राइटर कौन हुए भाई? अब देखिए, हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है? तब पहले पढ़ेंगे लेखक परिचय के बारे में, फिर कहानी के बारे में समझेंगे। दोनों एक ही वीडियो में चला आएगा। अब लेखक परिचय काहे पढ़ेंगे? तब बउआ याद रखना कि 60% ऑब्जेक्टिव समझो एक तरह से, तो लेखक परिचय से रहते हैं। ऑब्जेक्टिव सब जो कहानी है उससे बहुत कम रहती है, कहानी से आपको सब्जेक्टिव ज्यादा रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव अगर मारना है टिक हमको, तो उसके लिए क्या पढ़ना होगा? पहले लेखक परिचय हो, कवि परिचय हो, इसको जानना होगा। तो ज्यादा देरी ना करके चलते हैं हम लोग लेखक परिचय के बारे में। चलिए, सबसे पहले तो याद रखेंगे शीर्षक का क्या नाम है भाई मेरे? विष के दांत। हम लोग आज किस शीर्षक के बारे में चर्चा करेंगे? और ये हिंदी की कौन सी गद्य है? तो कहानी है। कौन सी विधा? कहानी है। हिंदी की कौन सी विधा? चलिए, इतना याद रहेगा। अब इसके लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। इसके लेखक कौन है भाई मेरे? अगर आपसे कोई पूछे कि विष के दांत कहानी के लेखक कौन? धन्यवाद। इनका जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, 18 फरवरी 1916 में। कब हुई? बहुत अच्छा। जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखेंगे बदरघाट, पटना। यानी पटना में ये रहते थे, तब पटने में ही इनका जन्म हुआ है, यानी पटना में इनका निवास स्थान रहा, तो वहीं इनका जन्म भी हुआ था। बहुत जैसे बहुत हम लोग पिछले देखे कि हमारे जो राइटर थे कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, लेकिन बाद में जाकर के बस गए थे कहाँ? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। यानी कि रहते थे तो ये रत्नागिरी के थे, लेकिन इनके माता पिता उस समय कहाँ रह रहे थे? महू मध्य प्रदेश में, तो वहीं उनका जन्म हुआ था। लेकिन ये पटना में ही रहते थे इनके माता पिता, बाद में ये भी पटने में रहे।
यानी वही जन्म स्थान, जैसे हम लोग अपने गांव में हैं अभी, यही हमारा जन्म स्थान है। अच्छा, अपना 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 लोगों का जन्म स्थान कहाँ है बताएंगे? आपका जन्म स्थान सराय रंजन है। हाँ हाँ, हॉस्पिटल में जन्म ली होगी। आपका? इसको पता नहीं। हमारा भाई दल सिंह सराय में हुआ था, हमारी मैडम का भी दल सिंह सराय में हुआ। एक को हजामिन दुनू का है। दाई नहीं होता, दाई चमैन, सॉरी हजामिन नहीं, चमैन जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका भी वही है, हमारा भी वही है दोनों के। हाँ, अरे देखिए, अरे अरे हमारा ननिहाल वही है ना, जहाँ हमारी ससुराल है वही हमारी ननिहाल है। तो दोनों का वो जो चमैन जो होता है दाई, वो दोनों एक ही है। हमारा भी सेवा वही की थी, उसको भी वही सेवा की थी। शादी हुआ तब बोली कि अरे थोड़ा, अरे थोड़ा दोनों के कली हो रहा है अगर से दाई आइए किताब की ओर। हाँ ऐसे बोली हमको, आइए किताब की ओर। ऐसे तो वो नानी ममानी लगती होगी ऐसे रिश्ते में, नहीं, आइए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे जन्म स्थान कहाँ मेरे भाई? बदरघाट पटना। तो हमारा जन्म स्थान दल सिंह सराय, लेकिन रहते हम लोग गंगसारा में। देखिए इनके पिता का नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन? पंडित रामावतार शर्मा, महामहोपाध्याय। इनके नाम में क्या लगता है? महामहोपाध्याय। यानी कहने का अर्थ है कि बहुत बड़े विद्वान थे। लिखने की कला जो नलिन बिलोचन शर्मा को मिली है, ये इनके पिता से मिली है। यानी इनके पिताजी पढ़ा, मतलब लिखने का काम करते थे, कहानी कविताएं इनके पिताजी लिखा करते थे, तो इसीलिए इनमें भी ये लिखने की कला है। आगे इनकी माता श्री का क्या नाम? तो याद रखेंगे रत्नावती। क्या नाम था इनके माता पिता का नाम? तो पिता का नाम हो गया पंडित रामावतार शर्मा, और माता का नाम प्रारंभिक शिक्षा, यानी ये पहले कहां से पढ़े मेरे भाई? तब पटना कॉलेजिएट स्कूल से, माने इनकी प्रारंभिक शिक्षा पढ़ाई, क्योंकि पटना में जन्म था तो वहीं रहते थे, तो वही पटना कॉलेजिएट स्कूल उनके बगल में थी। तब प्रारंभिक यानी पहली दूसरी तीसरी सातवीं आठवीं तक की पढ़ाई जो है वो कहां से किए हैं? पटना कॉलेजिएट स्कूल से उन्होंने किया है। प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई उनकी? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। और उच्च शिक्षा कहां से हुआ? तो याद रखिएगा पटना विश्वविद्यालय से। संस्कृत और हिंदी में एमए की है। याद रखिएगा वो डबल एमए है, यानी कि एक बार हिंदी में एमए किए हैं और एक बार संस्कृत में एमए किए हैं। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि वो किन भाषा में एमए किए थे? तो संस्कृत और हिंदी में। कहां से किए हैं बुआरे? तो पटना विश्वविद्यालय। और सौभाग्य की बात जानते हैं, क्योंकि इनकी वृत्ति यानी काम जो था वो पढ़ाने का काम हुआ, यानी अध्यापक थे, लिखते भी थे और साथ साथ प्रोफेसरी भी करते थे। नंबर कैसे हो गया जी? चलिए, तो ये प्रोफेसर का भी काम करते थे। तो देखिए हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, यानी हर प्रसाद दास कॉलेज आरा से, फिर बाद में रांची विश्वविद्यालय, फिर पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे हैं। माने पढ़ाने का काम किया कहां कहां था? 3 जगह, आरा, रांची और पटना विश्वविद्यालय। जहां से पढ़ के गए थे उसी में पढ़ाए भी हैं। बहुत अच्छी बातें हैं। साथ ही साथ 1959 में जब ज्यादा हो गए, तब पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष चुने गए और तब तक रहे मृत्युपरांत तक, यानी कि मरने पद तक, यानी उसी पद पर थे ही तो इनकी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। यानी सन 12 सितंबर 1961 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म समझ गए थे कब हुआ था? 1916 में, 1916 में। अब मृत्यु हो गई 1961 में। अब ध्यान रखिएगा, उलट दीजिए, 6 को होने कर दीजिए, हेने कर दीजिए, बात खत्म। क्लियर? समझ में आई बातें? चलिए अच्छा, अब चलते हैं हम लोग कीर्ति, यानी कि उनकी कौन कौन सी रचना है याद रखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा ही VVI याद रखिएगा दृष्टिकोण। आपसे पूछा जाएगा कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किनकी रचना भाई? तो नलिन बिलोचन शर्मा, यानी उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तो आप जान ही रहे हैं, परीक्षा में याद रखिएगा कि दृष्टिकोण और साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना हुआ? चलिए, इसके अलावा मानदंड, हिंदी उपन्यास खास करके विशेषतः प्रेमचंद्र के बारे में,
साहित्य तत्व और आलोचना आलोचनात्मक ग्रंथ है। अब आपसे पूछेगा कि साहित्य तत्व और आलोचना किस प्रकार की ग्रंथ है, तो आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है। साथ ही साथ 20 के दांत और 17 असंग्रह पूर्व छोटी कहानियां, या इसको आप ऐसे लिखिए 20 के दांत और अन्य कहानी संग्रह। 20 के दांत और अन्य कहानी संग्रह एक किताब का नाम है, एक किताब का नाम है 20 के दांत और अन्य कहानी संग्रह। उन्हीं में से आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं लिया गया है। ठीक है। उनकी एक रचना है, उसका क्या नाम है, 20 के दांत और अन्य कहानी संग्रह। उसी में से यह कहानी लिया गया है 20 के दांत। चलिए अब याद रखेंगे यह एक प्रकार की कहानी कैसी है भाई मेरे, याद रखेंगे, सुनिएगा सुनिएगा। तो ये कहानी एक प्रकार का है मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कहानी है। यानी कहने का अर्थ है कि ये हमारे समाज में फैली जो जातिवाद है, जातिवाद के बारे में बतलाता है। हमारे समाज में जो लिंग आधारित भेदभाव है इसके बारे में बतलाता है। यानी जातिवाद भेदभाव और लिंग आधारित भेदभाव, इसके बारे में। कहाँ चले, बैठिए आराम से, ए हेलो, बैठिए आराम से, बाहर के लोग नहीं देखेंगे क्या। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि 20 के दांत एक प्रकार का क्या है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। याद रखेंगे क्योंकि इसमें बताया गया है कि हमारे समाज में जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है, जातिवाद का जो भेदभाव है, लिंग आधारित भेदभाव है, इन सारी चीजों को इसमें संग्रह किया गया है। बड़ी सुंदर कहानी है। चलिए मौखिक कहानी आपको, कहानी क्या है समझिएगा। कहानी थोड़ा सा हम लोग अपने भाषा में, लैंग्वेज में समझेंगे। देखिए, एक परिवार है जो गरीब परिवार है। इसमें मात्र 3 सदस्य हैं। एक हैं जिनका नाम है गिरधर लाल, गिरधर लाल। दूसरा है मदन, और गिरधर लाल की पत्नी कहिए या मदन की माँ। ठीक है, मदन की माँ कहिए या गिरधर लाल की पत्नी कहिए। मात्र 3 सदस्य की इधर चर्चा है। और एक अमीर परिवार है, एक अमीर परिवार है जिनमें कुल 7 सदस्यों का चर्चा हुआ है। जिनमें एक सेन साहब हैं, इनका एक नवाब है जिनका नाम है कासू, और इनको शॉर्ट में लोग खोखा प्यार से बोला करते हैं। इनके अलावा 5 बेटी है, 5 बेटी हैं, 5 बेटी हैं, जिनमें सबसे पहली है सीमा, इसके बाद है शेफाली, आलो, रजनी, आरती। ये 5 बेटी हैं उनकी। इसके अलावा कुछ अन्य पात्र भी हैं, जिनमें एगो डलेवर साहब भी हैं और सेन साहब के कुछ दोस्त भी हैं। क्या बच्चा लोग नहीं बोलता है, ड्राइवर को कहता है डलेवर साहब। चलिए, तो हम भी बोल दिए हैं। चलिए मेरे शेर, तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कहानी क्या है, सुनिएगा। सेन साहब एक अमीर परिवार से हैं, धनाढ़ परिवार से हैं, और उनके परिवार में 5 बेटी का जन्म हुआ है, जिनमें सबसे बड़ी है सीमा, शेफाली, आलो, रजनी और आरती। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि सेन साहब के परिवार में जो 5 लड़कियां थी उनकी नाम इस प्रकार थी। अब 4 गो ऑप्शन रहेगा वहां पर, सीमा, शेफाली, आलो, रजनी, आरती। फिर दूसरा रहेगा सीमा, शेफाली, आलो, पूनम, आरती, ऐसे करके चेंज कर देगा एगो करके। तो आप याद रखेंगे 5 का नाम, सीमा, शेफाली, आलो, आरती, है ना, और रजनी। किसी को दिक्कत? अब 5 के बाद एक लड़का जन्म लिया है जिसका नाम है कासू बाबा, है ना। यानी प्रेम से लोग उसको खोखा खोखा कहा करते हैं। अब सीधी सी बात है कि 5 के बाद एगो नवाब आया है तो वो तो दुलारू होगा ही। जैसे हमारे पर कोचिंग संस्थान में भी एक ऐसी है कि एक बहुत बड़ी है, उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है आकाश बाबू।
बहुत बदमाश लड़का है, लोग थोड़ा सा दुलार से उसको, हम भी दुलार करते हैं, सब लोग दुलार करते हैं, नहीं? चलिए, तो उसी तरह से 5 बहनों के बाद एक आए हैं, बहुत दिन पर बाद आए मेहमान लोग, तो उनका कासू नाम रखा गया है, यानी कि उसको शॉर्ट में लोग कहते हैं, यानी कि उपनाम खोखा कहते हैं। बड़ा शरारती, बड़ा ही उदंड बदमाश का, तो समझिए एक जोरा नहीं है उसका। 100 बदमाश खोजने जाइए, वो मिल गया तो समझिएगा कि वो मिल गया, नहीं ऐसा कर, हाँ जन्म लिया ऐसा कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है उदंड का एक उपनाम उसको समझिए। ऐसा शरारत है कि बात बात पर थप्पड़ चला देता है, और छोटा बड़ा को वो समझता नहीं है कि यह उम्र में छोटा है या बड़ा है, ये नहीं समझता है। अब बहन आर को तो बुझबे नहीं करता है कुछ, सब बहन को जो है 2-4 थप्पड़ रोजे लगाती रहती है, हाँ वो लगाता रहता है। और साथ में उदंड का तो अलग थी, उसे कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी आ सकता है जा सकता है। लेकिन ये 5 लड़कियां जो हैं सेन साहब की, समझिए तो जीती जागती मूर्ति है, क्योंकि उन पर पूरी पाबंद है। वो पुराने ख्यालात के लोग हैं सेन साहब, इसलिए लड़की को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। किसी चीज के बारे में ज्यादा पूछने की उसकी इच्छा नहीं हो सकती है, जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए उसे। बोलेगी तो उसकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, इस तरह से उस पर पाबंद है। यानी इसको कहते हैं हम लोग लिंग आधारित भेदभाव। एक परिवार में वही लड़का जो इतना उदंड है, जिसका तो पूरा बस्ती में नाम है कि लड़का इस तरह का है, वहीं परिवार में एक लड़की है जिसमें इस तरह की पाबंदियां हैं। यानी यहाँ पर लिंग आधारित क्या देखने को मिलता है, भेदभाव देखने को मिलता है कि लड़की में पूरी पाबंदी कि लड़की घर से बाहर नहीं जा सकती है पढ़ने के लिए, ना ही उसे बाहर निकलने की अनुमति है, ना उसकी आवाजें बाहर जा सकती है, और किसी तरह की ज्यादा जिज्ञासा इच्छा उसकी नहीं हो सकती है। लेकिन लड़का में इस तरह की नहीं है। तो यहाँ पर कौन आधारित भेदभाव, चलिए ये तो समझ गए। ये तो उनकी अपनी मामला थी, आर्थिक मामला की बात, सॉरी पारिवारिक मामला। अब चलते हैं, ये थोड़ा सा अमीर परिवार से, खानदान से है। तो इनके यहाँ काम करने के लिए ये गिरधर लाल जो हैं वो क्लर्क के रूप में काम करते हैं। क्लर्क, क्लर्क का मतलब होता है लेखा बही, जो काम करते हैं ना, कोई काम होगा उनके यहाँ, तो उनमें लिखने उखने का जो काम होता है, वो काम कौन कर रहे हैं, गिरधर लाल, यानी उनके यहाँ नौकरी करते हैं। ये ऊंचे परिवार से है, ये गरीब परिवार से, तो काम करते हैं। अब कहानी में थोड़ा सा रस आता है यहाँ पर कि सेन साहब अभी अभी नई नई एक कार खरीदे हैं, और कार जो है वो काले रंग का है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सेन साहब ने जो कार खरीदा था उसका रंग कैसा था, काला। इतनी चमचमाती कार थी, इतनी चमचमाती कि आप अपनी चेहरा उसमें झांक सकते थे, देख सकते थे, इतनी चमचमाती। अब स्वाभाविक सी बात है, और उस समय की कार थी तो कीमत ज्यादा नहीं था, मात्र 7,500, यानी 7,500 में वो काले रंग का कार खरीद कर लाए। थोड़ा बाजा बज रहा है तो देख लेते हैं। अब आ जाए किताब की ओर। तो सेन साहब अभी क्या खरीद के लाए हैं भाई, 7,500 में काले रंग की चमचमाती कार, ऐसी कार जिसमें आप चेहरा झांक सकते हैं, अपनी चेहरा देख सकते हैं। दरवाजे पर लाए हैं, लगाए हुए हैं, ठीक है। एगो ड्राइवर साहब है जो उनको कार को चलाने का काम करता है, वो बेचारे बैठे हुए हैं अपना साइड में। अब समझिएगा, मदन और उनकी माँ कहाँ जाते हैं, सेन साहब के यहाँ। मदन और उसकी माँ दोनों कहाँ जाते हैं, सेन साहब के यहाँ। जब जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, बच्चा तो शरारती होता ही है, नई चीजें देखेगा तो तन का उसको छूने का, बैठने का मन करता है। तनी हम लोगों को भी होता है क्या, अब आप लोगों को नहीं होता वो अलग सी बात है, लेकिन हम लोग, बच्चा का मतलब है कि बच्चा थोड़ा सा शरारती होता ही है क्या। अब मान लीजिए किसी का कार आ गया अच्छा वाला, ओडी कार कौन कौन होता है, वो क्या कहते हैं, फॉर्च्यूनर आर, तो मन करता है वहां पर बैठ के तनी को फोटो खिंचा लेते हैं आराम से, क्या जी, कैसे, ऐसे वाला ना चलिए आए किताब के, लोगों को देखते हैं खिंचाते हुए।
दूसरा का भी कार रहता है वहां पर खड़ा होकर आगे खिंचा लेता है। आइए किताब के। तो अब बच्चे का इच्छा है कि वो कार को छुए, तब मदन भाई जो है ना वो चल जाते हैं वो कार के पास, छूता भी नहीं है, उसके पास जाता है। और जैसे जाता है तो वो थोड़ा सा, जो ड्राइवर साहब हैं वो थोड़ा सा गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऊंचे यहाँ रहते हैं, थोड़ा सा मनोबल ऊंचा है, तो गाली गलौज कर देते हैं। किसके साथ? मदन के साथ। उनकी माँ, मदन की माँ साथ में है वहां पर, तो उसकी माँ को भी गाली दे देता है। कौन? ड्राइवर साहब। अब मदन को ये बात अच्छा नहीं लगता है, मदन तो है छोटा लड़का, लेकिन वो भीड़ जाता है ड्राइवर से मार करने में। जीतता चाहे नहीं जीते वो मतलब नहीं है, वो भीड़ जाता है, लपक जाता है, काला पकड़ उकर के कहता है कि छोड़ेंगे नहीं तोरा, हम अखनी बतावेंगे। अब बच्चा तो बच्चा है, उसको थोड़ी बुझने आता है कि अमीर परिवार से है गरीब परिवार से है। नहीं, बच्चा को पैसा से मतलब, अमीर गरीब से मतलब नहीं होता है, वो समझता है सब बराबरे हैं। हम लोगों को लगता है कि वो बड़ा पैसा वाला, उसे लड़ोगे हार जाओगे, नहीं, तो हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन बच्चा को क्या मतलब है उससे? वो तो समझता है कि सीधा हमको गाली दिया है तो हमको गाली देना है, मारना है। तो उसकी माँ को जो वह गाली दिया, धक्का दिया, जिसके कारण वो जो गिर गया उसकी माँ, तो बच्चा को तो थोड़ा, माँ की वाली बात है, माँ का प्रेम, बच्चा लपक गया ड्राइवर से, लड़ने लगा। ये थोड़ा सा बहक झक होने लगा ड्राइवर और बच्चे के बीच में, और उसकी माँ के बीच में क्या हो रही थी? वार्तालाप, झगड़ा। आवाज को सुनकर उधर से निकले सेन साहब और सेन साहब की पत्नी, दोनों निकले। भाई क्या बात का, कौन सी का शोरगुल हो रहा है? तब देखते हैं कि मदन की माँ और एक तरफ से ड्राइवर दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। बात शांत होता है वहां पर। शांत होने के बाद सेन साहब जो हैं वो कहते हैं मदन की मतलब माँ से कि ले जाओ, अब ध्यान रखना कि आगे से ऐसा कोई गलती नहीं करे। क्योंकि गिरधर लाल तो उनके यहाँ काम करता है ना, तो किसी कारण से गया होगा अपने पति से बात करने, मिलने, ऐसा हुआ होगा, या लड़का अपने पिता से मिलने गया होगा कोई कारण से। तो वो कहते हैं सेन साहब कि आप इसे ले जाइए बच्चे को, और ऐसी गलती अब ना करें। लेकिन वहीं पर जो है सेन साहब की पत्नी है, वो कहती है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं। देखिए, ये ऊंचे परिवार के लोगों की जो सोच है, अपने बेटे के बारे में वो नहीं सोचते हैं। चले बजे तो आपस देखे कि वहां सेन साहब और उनकी पत्नी जो है इस तरह की बातें चर्चा किया। कहानी वहां पर थोड़ी खत्म नहीं होती है। अब ये बात चला जाता है गिरधर लाल के पास, जो क्लर्क है ना सेन साहब के यहाँ, उनके पास चला जाता है। सेन साहब को जब ये बात मालूम होता है कि लड़का जो है अभी आया है, यानी बेटे के बारे में, मदन जो है सेन साहब से लड़के आया है, वहां पर जाके कुछ खुरपाती कर दिया है, जा करके अब बड़ी पिटान करता है, बड़ी पिटान, ठीक है ना, मारता है वहां पर। मारने के बाद क्योंकि वह लड़का ना खूब चिल्लाता है, पिटाई काफी बेरहमी से हो रही है, मदन खूब चिल्लाता है, यानी कौओं की तरह समझिए तो काव काव करता है। तो उनकी सेन साहब की पत्नी कहती है कि कैसा ही कौआ की तरह काव काव कर रहा है लड़का यहाँ पर, क्योंकि उसे दया भाव तो है नहीं। चलिए कहानी वहां थोड़ी सी खत्म होती है। अब कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। कहानी है कि सेन साहब के कुछ मित्र हैं, आए हुए हैं सेन साहब के यहाँ, गाड़ी से आए थे, 4 चक्के वाली गाड़ी से, ओडी होगा, स्विफ्ट डिजायर होंगे, स्कॉर्पियो और कोनो वाला होगा। सब लोग लगा करके एक कमरे में बैठकर सेन साहब से अपना चाय चुस्की चल रही थी, चाय नाश्ता ये सब बातचीत गप सरक का। सब लोग कह रहे हैं कि अपने अपने बेटे के बारे में कि हम बेटा को डॉक्टर बनाने जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम बेटा को जो है आईपीएस कराएंगे, कोई डीएम, है ना, सब ये चर्चा कर रहे हैं। और सेन साहब सबकी बातों को सुनते कम है, अपने बेटे की विशेषता का वर्णन सबसे ज्यादा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जानते हैं हम तो अभी से बेटा, कोई पढ़ाई लिखाई में हमारा विश्वास नहीं है, हम अभी से इसको इंजीनियर बना रहे हैं। काम कराने के लिए जो लकड़ी का एम्प्लॉयड होता है, यानी लकड़ी पर जो अच्छा काम करता है, बढ़ई,
ओकरा बुलाए हुए हैं आ उसको सिखा रहे हैं, आगे चलकर ये अच्छा जो है कलाकार बनेगा। आ एकरा तो दिमाग तो एकदम इंजीनियर वाला है, अभी से ऐसा है, यानी हम बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहे हैं। सेन साहब हर बातों में, सब लोग अपना अपना, पत्रकार महोदय वहीं पर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ ये तो हम देखिए रहे हैं कि आपका बेटा क्या इंजीनियर बनने वाला है। नहीं मैंने व्यंग, उसको क्या कह सकते हैं आप, व्यंग। पत्रकार महोदय थोड़ा सा वहां पर कटाक्ष कर देते हैं। ओकरे तनका देर बाद, थोड़ी देर बाद एक बार चुचुराहट की आवाज आती है, झनाक, लगता है कुछ फूटा, कुछ फूटा। सब लोग बाहर आए कमरे से, देखते हैं तब पत्रकार महोदय के चक्का का एगो हवे गायब है। ई का हुआ रे भाई, तो नजर दौड़ाते हैं कि चारों चक्का का हवा गायब हो गया। मैंने अरे वाह, यानी मदन जो है उस सारा गाड़ी के हवे निकाल दिया था वो, सॉरी ये कासू खोखा जो है वो क्या किया था, उसका पूरा चक्का का हवे निकाल दिया था। पत्रकार महोदय देख के तो मुस्कुरा रहे थे, भाई गया काम से। बहुत गर्मी है, क्या करें मेरे भाई, विद्युत भी ठीक नहीं रहता है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है, अब वो जो देखते हैं तनी बैक लाइट पर ध्यान देते हैं, जो लाल पीछे पीछे नहीं बढ़ता है, हाँ गाड़ी में नहीं बढ़ता है पीछे से। हाँ एक आदमी को पूछा गया, एक बार एक आदमी से हम पूछे कि गाड़ी पर बैठी हुई तो तनी पीछे तनी देखो तो बैक लाइट जल रहा है, तो कहा जल तो रहा लेकिन महक नहीं रहा है। अब बताए बैक लाइट जलता है तो महकता है, नहीं जलने पर महकता है। एक लड़की थी, हम गए साफे पूर्वक है, आए किताब की ओर, तो हम लोग पढ़ रहे थे, बैक लाइट के बारे में देखा तो कहा फूटा हुआ था। देखिए अब वो बुराई में अच्छाई निकाल लेते, सेंस आपका देखिए, हम कहे थे ना अभी से इसमें दिमाग है इंजीनियर बनने वाला। ये सोच रहा था मने मने कि अंदर में लाल लाल कौन चीज बढ़ता है, देखने के लिए फोड़ा है ये, माने बुराई में अच्छाई निकालना। हो गया, सब लोग अपना अपना वहां से निकल गए होंगे, कैसे गए होंगे छोड़ दीजिए, कहानी में चर्चा नहीं है। अब हो गया ये दूसरा पार्ट खत्म। अब तीसरा पार्ट क्या होता समझिएगा, कहानी का अंतिम पार्ट है। एक दिन की बात है, कासू जो है अपने दुतल्ले मंजिल थी, वो मंजिल पर खड़ा था छत पर, और सामने वाली गली में कुछ लड़के जो है ना लट्टू का खेल खेला कर रहे थे। गली का जो बच्चा था गरीबहा सब, वो सब है धूल में मतलब मिट्टी में अपना खेल रहा था। बच्चा तो बच्चा होता है, उसकी इच्छा होती है कि हम भी खेले, नहीं अर्थात वह ऊपर से उतरता है नीचे और चला जाता है गली के बच्चों के साथ खेलने के लिए। यहां पर कवि या सॉरी लेखक जो है गली के बच्चों को कहा है क्या, कौआ, क्या कहा है कौआ, इसको कहा है कासू का कहा हंस या बगुला कहिए, यानी कि कौए की जमात में हंस शामिल होने के लिए चला गया था। यानी यहाँ पर वो जो ऊंचे परिवार का लड़का है वो गली के बच्चों के साथ खेलने चला गया। बच्चा तो अमीर गरीब थोड़ी समझता है, वो अपना चला गया। अब वहां जाता है और मदन को कहता है कि हम भी खेलेंगे। अब मदन को तो पहले से उड़ा पर खिसियाल है कि तोरे बाप के चलते आज हमारा पिटाई लगा था बेरहमी से, तो तोरा हम खेलने नहीं देंगे अपने साथे, ये सब हमारे ग्रुप है, तोरा हम नहीं खेलने देंगे। कासू कहता है कि हम भी खेलेंगे, वो कहता है हम तोरा खेलने नहीं देंगे। समझ रहे हैं, कासू तो थोड़ा सा बदमाश तो है ही, नहीं खेलने देगा, नहीं खेलने देगा, धैले थप्पड़ मारता चपाक से ना उगड़ा मुंह में। मदन तो पहले से खिसियाल था, कहा अरे तोरा के टंगड़िया में हाथ दिया, धर के उठा के पटक दिया ऐसे ले लाठी। हाँ वो देखता है तोरा के रे आज तोरा हम छोड़ने वाले हैं, रुको, ले उठा के पटका, अब पटका की दूगो दांत टूट गया। इसलिए कहानी का नाम रख दिया गया विष के, कि लड़का था विषैला और टूटा दांत, तो इसलिए नाम रखा विष के। हाँ जैसे दांत टूटा मुंह से आया खून, बाकी गले के बच्चे फरार, बाकी बच्चे फरार। देखिए वहां पर सारे बच्चे में ना कोई मदन का साथ दिया है और ना कोई, लेकिन गांव समाज में अक्सर होता है कि अगर कोई बड़े लोग लड़ेंगे तो गलती चाहे किसी का हो, अमीर का सब साथ देता है, गरीबा का साथ कोई नहीं, क्या समझे, ये अक्सर देखने को मिलता है। आप पैसे वाले हैं
अमीर है आपको सब साथ देगा, गरीब आदमी है यानी कि महल वालों और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों की ही जीत होती है। क्यों? क्योंकि वहीं पर जो झोपड़ी वाले लोग हैं महल वालों का साथ देता है। ठीक है, गलती हो चाहे ना हो बेचारे मारे जाते हैं, कौन? झोपड़ी वाले। अब देखिए ये तो भाग गया, कौन? मदन वहां से फरार, सारा बच्चा फरार, बेचारा टूटल दांत लेके आता है अपने घर। सेन साहब देखते मातर तो भाई 5 गो पर तो एगो अबे किया था आंख में कान, ओकरो दांत तोड़ दिया छोड़ा। क्या भाई, यही ना है। देखिए ऐसे ईश्वर कभी कभी ना इंसाफी कर देते हैं। हमारा देश पितृसत्तात्मक है, तब फेट फाट के दीजिए, 2 गो बेटी दी ठीक है तो एगो बेटा दीजिए कम से कम। नहीं, लेकिन नहीं, किसी किसी को ऐसा होता है कि 5 गो 7 गो बेटिए हो जाता है, बेटा होता ही नहीं है। बेटा अगर दे भी दिया था वो भी एगो कुपात्र दे देता है। जैसे हमारे बगल में आपके मोहल्ले में है, आपके मोहल्ले में है, आपके मोहल्ले में एक ठो इसके मोहल्ले में है 5 गो या 7 गो बेटी है, एगो बेटा है वो भी लूल है, लांगर है, कमसवाल है। बता मेहरुद्दीन चाका, मेहरुद्दीन खुरखुरिया मामा जो कहते थे, उनका बेटा देखे है ना, 7 गो शायद बेटी है, 7 बेटी के बाद एगो बेटा हुआ, वो भी भगवान ऐसा दिया है कोनो जुकुरे का नहीं है। वो पैर से लांगर है, हाथ से लांगर है यानी टेढ़ा है, बता भी है, फ्रेश बोलता भी नहीं है, कमसवाल भी है, माथा भी नहीं है उसके पास, सब कुछ अपंग है वो। यानी कहने का अर्थ है नहीं ये देते तो अब ठीक था। लेकिन चलिए आई किताब के हम लोग किताब कहानी पर चल रहे थे। तो सेन साहब का एक गो बेटा, ओकरो दिया नक्शा बिगाड़, इंजीनियर क्या बनेगा, ओकर दांते तोड़ दिया। सेन साहब तो गुस्सा में आए और गिरधर को, गिरधर लाल जो उनके यहाँ क्लर्क था, उसको डांट उठ के भगा दिए काम से। कहा कि आज से तुम हमारे यहाँ काम, तोरे बेटा हमरे बेटा का दांत तोड़ा है, तू ही लोग मन बढ़ाया है, माने अब कोई नहीं मिलेगा तो क्या नहीं होता है, निमला प्रसिद्धुआ चौक। बेचारे गरीब आदमी पर जो है सेन साहब डांट उठ के भगा दिए। वो अब चले गए घर, अब तो इनको नौकरी रही नहीं। अब होती है कि घर पर गए हैं, अब मदन मने मने सोच रहा है कि रोज तो मार खैबे करते थे, आज तो क्या होगा सो तो भगवाने जानेगा, कितना पिटाई हमरा होगा, कुटाई सो तो भगवाने जाने। बेचारे घर नहीं आए, शाम तकला रह गए उधरे। लेकिन देखिए माँ होती है, माँ होती है, उसको मालूम था कि छोरवा तो अबे करेगा खाने के लिए रात में, तो दरवाजा वाला गेट लगेले था, पिछुए वाला खोल दिया था। वो जानता था कि उसकी मम्मी जानती थी कि वो तो अबे करेगा कहीं से खाने के लिए। हाँ, तो पीछे वाला गाय से खोल के छोड़ दिया था कि अपना वैसे वो क्या आ जाएगा। इधर वो अपना आया लड़का मदन, अब पीछे से घुस गया घर में, खाना उना खा लिया, खा के आराम से चुपके से निकलने लगा। नहीं निकलने लगा, देखा कि पापा मम्मी कुछ बतिया रहे हैं अपना, नहीं सुनने नहीं लगा, बतिया रहा है, तो सोचा कि अब चुपचाप निकल जाते हैं, मामला कल शांत हो जाएगा, मामला शांत हो जाएगा। अब क्या होता है, अब देखिए चोरी चोरी चल रहा है, वो पिताजी को भी देख रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, अब जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, कि क्या होता है कि देख तो रहा है उधर और चल रहा है इधर। वहीं पर एगो बर्तन धैल था, कटोरी बाटी गिलास जो भी था, ओकरे में पैर लग गया, ढन आ गया। उसकी मम्मी को लगा कि कोई है, तो मम्मी तो जानिए रही होगी मदने होगा, लेकिन उसके पप्पा तनी चौकन हो जाते हैं। अब उसको देख के पप्पा जी का नजरिया पड़ा सामने सामने, अखियां में अखियां मिला, मदना को तो पूरा धरती खुसक गया जब पैर से, जब भाई आज तक गए हम, लेकिन सिर झुका लेता है, माने कि हम जुर्म स्वीकार किए हुए हैं। उसके पिताजी आते हैं और सीने से लगाकर अब पीठ थपथपाते हैं, वाह बेटा कमाल कर दिया तो। हाँ, ऐसे थपथपा के कहते हैं कमाल कर दिया, जो आज तक हम नहीं कर सके तू कर दिया है। अब ऐसा काहे क्यों भाई? देखिए पहले इसलिए मारते थे क्योंकि उनको नौकरी की चिंता थी कि अगर नहीं मारेंगे तो सेन साहब हमको नौकरी से निकाल देंगे। आज तो चिंता है नहीं, क्योंकि तो पहले से नौकरी से निकल चुका है, तो अब रहे चाहे नौकरी या चाहे न रहे, मारा था ना बेटा, मने मने खुश है कि चलो ठीक किया है। यानी कहानी जो भी हुआ, अब अगर दांत लगाया गया कि नहीं लगाया गया, उसके आगे फिर नौकरी में लगी या नहीं लगी, ये सब कहानी में चर्चा है नहीं। आशा और उम्मीद है सारी कहानी हमने मौखिक आपको समझाने का प्रयास किया। साफ
आपके दिल और दिमाग में जरूर उतर गया होगा, ठीक है ना। तो कहानी का सारांश और लेखक परिचय आपने सुना है। अगर सुना है तो आपके लिए हमने कुछ ऑब्जेक्टिव रखा है, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि क्योंकि परीक्षा में इसी तरह से ऑब्जेक्टिव आएंगे। सब्जेक्टिव तो कल देख ही लेंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव अलग से इसका पार्ट हम लोग लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव रखे हैं। चलिए अब देखिए नंबर 1 में है कहानी नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है, विष के दांत के लेखक कौन है? चलिए तो ये सब तो आपको याद ही होगा। क्या नाम है भाई मेरे? ऑप्शन नंबर क्या होगा? आगे है, विष के दांत के प्रमुख पात्र कौन है? सेन साहब, खोखा, मदन, गिरधर लाल? नहीं, ये कहानी खोखा पर आधारित है। खोखा के जीवन पर लिखा गया है, ओकरे शरारती बदमाशी के कहानी पर ओकरे दांत टूटा है, इसलिए ओकर नाम उसी पर रखा गया कहानी, है ना। चलिए तो ये कहानी किस पर आधारित है भाई मेरे? खोखा पर। आगे है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये वाला 19 वाला 16 वाला, अच्छा हाँ 16 वाला। मृत्यु उल्टा कर दो, इन्हें वाला होने कर दो, हो गया आंसर। चलिए आगे, नलिन बिलोचन शर्मा किस भाषा में एमए किए थे बुआ रे? हिंदी और संस्कृत, यानी क और ख दोनों। बहुत अच्छा, ठीक है। अब आगे चलेंगे। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? नीली। कौन होगा ऑप्शन? काली। काली, कुछ बच्चे कह रहे हैं काली, तो काली होगी। चलिए ठीक है। विष के दांत पाठ निम्न में से क्या है? कहानी कौन वाला? ये वाला। चलिए बहुत सुंदर, सबको याद है ना रे। गिरधर लाल का बेटा कौन था? मदन बाबू, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। सेन साहब नई मोटर कार कितने की थी? 7,500। कौन वाला? 8,500, 6,500। अच्छा ख नंबर सबको याद है ना। चलिए सन, धन्यवाद। अब आगे चलेंगे। मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? लड्डू का खेल। अच्छा लट्टू का खेल, लट्टू ट्वाइज, हाँ क्या कहेंगे, कहाँ है लट्टू का खेल? हो गया क्लियर। अब आगे, विष के दांत कहानी किस प्रकार की है? सामाजिक, मनोबल, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, किस प्रकार की है? देखिए ये तो हमको भी याद नहीं है कहानी में, लेकिन हम पढ़ाए थे शुरू जब किए थे तभी हम बताए थे। ये कमेंट में तुम लिख देना, ठीक है। अब क्या होगा ये हम देखेंगे कि कौन कौन बच्चे देखे हैं पूरा तक, कमेंट में कौन लिखा है ये भी हम देखेंगे। विशेष के लिए आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आशा और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर कर देना, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा। बाकी जय हिंद, जय भारत। कल इसके एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। इसी टाइम में फिर मिलेंगे कल।